हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हमने नोट्स से क्वेश्चन हर रोज़ 100 कर रहे थे। इधर कुछ दिनों में ब्रेक हो गए थे, बुक स्टार्ट हो गई थी, पर आज फिर थोड़ा टाइम मिला तो सोचे कि नोट्स से कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। बहुत जल्द कोशिश की जा रही है कि 1000 क्वेश्चन की एक ही वीडियो बना दी जाए, बट इधर थोड़ा नेटवर्क इशू ज़्यादा हो रहा है और 1000 क्वेश्चन की वीडियो बनेगी तो जाहिर सी बात है थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी दिन रेडी करके रखें और जैसे ही नेटवर्क सही होता है अपलोड कर दे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँ। तो आते हैं हम आज अपने पहले क्वेश्चन पे। दो बुक से मैंने टेस्ट कराना स्टार्ट किया है। अगर आप लोग लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, लाइव टेस्ट भी स्टार्ट किया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो हर रोज़ आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो ऐसे सब्सक्राइबर यहाँ आना जाना पार्क के जैसे घूमना बंद कर दे। जिन्हें वीडियो हेल्पफुल लगे वही सब्सक्राइब करें। ऐसे नहीं कि आए देखे फिर चले गए। आप बिना सब्सक्राइब किए भी वीडियो देख सकते हैं। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थकान कितने प्रकार की होती है? तो थकान 3 प्रकार की होती है। नीरस थकान, कुंठाजन्य थकान एवं शारीरिक थकान। तो नीरस थकान, कुंठाजन्य थकान एवं शारीरिक थकान। नीरस थकान को ही मानसिक थकान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंठाजन्य थकान किसे कहते हैं? तो कुंठाजन्य थकान उसे कहते हैं अपने लक्ष्य में बार बार असफल होना ही कुंठाजन्य थकान कहलाता है। और 15वीं सदी की सज्जा शोका को कहते हैं। इसकी सजावट टेबल पर कहते हैं। कार्य निष्पादन आंकलन में प्रयुक्त विधियां हैं। तो कार्य निष्पादन आंकलन में प्रयुक्त विधियां क्या है? तो क्रोनोसाइकिल ग्राफ, कार्य प्रतिदर्श, पाथवे चार्ट एवं माइक्रोमोशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। वहाँ से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करें एएस कोचिंग सेंटर पार्ट 2, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी क्रिया को प्रदर्शित करता है? ये जो भी चिन्ह दिया गया है कौन सी क्रिया को प्रदर्शित करता है? अभी तो मैंने सबके आंसर साथ में लिख के आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, बट एग्ज़ाम में ऐसे ही ट्रिक बना दिया जाता है और पूछता है कि ये किसी प्रदर्शित करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, या फिर नीचे कुछ ऑप्शन दे देते हैं वैसे पूछता है। तो ये जो 0 है मतलब कि अंडा, ये क्रिया को प्रदर्शित करता है। ये आयत जो है ये निरीक्षण को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज अवरोध को प्रदर्शित करता है। और ये जो डबल गोला है भरा हुआ, ये 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं, इसे प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय व्यवस्थापन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो समय व्यवस्थापन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला यंत्र और दूसरा समय निर्धारक तत्व। अब समय व्यवस्थापन के यंत्र जो है वो कौन से हैं? तो यंत्र है कार्यवर्ग, विश्राम अवधि और पीक लोड। ये समय व्यवस्थापन के यंत्र हैं। मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय करता है। तो मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय किस पर करता है? तो भोजन पे करता है। एंजिल के नियम के अनुसार मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय भोजन पे करता है। गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है। तो गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि क्या होती है? तो 11 रुपये होती है। लेखक की परिश्रमी को कहते हैं। तो लेखक की परिश्रमी को क्या कहते हैं? तो रॉयल्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज आप लोग सोच रहे हैं कि मैम ये उल्टा पेजेस क्यों काट करे, क्योंकि क्या है कि जो भी पेजेस हैं ना वो ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर चले गए हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन सीरियल वाइज दिखे इसलिए। लेखक के परिश्रमी को रॉयल्टी कहते हैं। अतिरिक्त आय है, अतिरिक्त आय बोनस को कहते हैं। बोनस आप लोग इजीली समझ रहे होंगे, मैंने इस सारे क्वेश्चन को एक बार पहले करा चुकी हूँ। व्यय के प्रकार नहीं है, तो आधुनिक व्यय का प्रकार नहीं है। डाक खाना जारी करता है। तो डाक खाना क्या जारी करता है? तो किसान बचत पत्र एवं राष्ट्रीय बचत पत्र। आप बता सकते हैं कि ये बचत पत्र कितने वर्ष के लिए होता है?
एक निश्चित अवधि बाद बीमा राशि दो गुनी हो जाती है। तो एक निश्चित अवधि के बाद बीमा राशि दो गुनी हो जाती है किस बीमा योजना में? तो द्वि बंदोबस्ती बीमा योजना में। मांसपेशीय थकान का मापक यंत्र है। तो मांसपेशीय थकान का मापक यंत्र है अर्गोमीटर। शरीर के घुमान का चित्रण किया जाता है। तो शरीर के घुमान का चित्रण मेमो मोशन में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अतिरिक्त आय बोनस को कहते हैं। शरीर व्यय का प्रकार नहीं है आधुनिक व्यय। डाकखाना किसान बचत पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र जारी करता है। एक निश्चित अवधि बाद बीमा राशि दोगुनी हो जाती है। तो द्विबंदोबस्ती बीमा योजना में। मांसपेशीय थकान का मापक यंत्र अर्गोमीटर है और शरीर के घुमान का चित्रण किया जाता है मेमो मोशन में। और पालक कप को पहला ढालने वाला मोल्डर होता है समाज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि मांसपेशीय ये तो लगता है कि याद ही हो जाएगा। मांसपेशीय थकान का मापक यंत्र है अर्गोमीटर। शरीर के घुमान के चित्रण किया जाता है मेमो मोशन में। बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर समाज होता है। और बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? तो घर से। बजट का प्रमुख है। तो बजट का प्रमुख क्या है? तो भोजन, शिक्षा एवं घर। बजट का प्रमुख मद्य नहीं होता है, फैशन। नेक्स्ट देखते हैं, जिस पर कोई धनराशि नहीं लिखी होती वह चेक क्या होता है? तो उस चेक को कोरा चेक बोलते हैं। पुष्प सज्जा में कितने प्रकार के फूलों का प्रयोग किया जाता है? तो पुष्प सज्जा में 3 से 5 प्रकार के फूलों का प्रयोग किया जाता है। परिवार का आरंभिक चरण होता है स्थापत्य का। भविष्य के खर्च का ब्यौरा देना कहलाता है बजट। समाज की बुनियादी इकाई परिवार को बोलते हैं। परिवार एक संस्था है। तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। समाज की बुनियादी इकाई परिवार होती है और परिवार एक सामाजिक संस्था है। सजावटी डिजाइन का अस्तित्व डैश डिजाइन से होता है। तो सजावटी डिजाइन का अस्तित्व रचनात्मक डिजाइन से होता है। उतार चढ़ाव का क्रम उत्पन्न करते हैं। तो कौन करता है उतार चढ़ाव का क्रम? तो वो है लय, कला के आधारीय तत्वों में से एक है। तो कला के आधारीय तत्वों में से एक रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार एक सामाजिक संस्था है। सजावटी डिजाइन का अस्तित्व रचनात्मक डिजाइन से होता है। उतार चढ़ाव का क्रम उत्पन्न करते हैं लय, कला के आधारीय तत्वों में से एक रेखा है। कला का सिद्धांत संतुलन होता है। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में आते हैं। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया था आयोजन सिर्फ, लेकिन मैंने सोचा इसके तीनों चरण के बारे में आपको बता दिया जाए। तो गृह व्यवस्था के 3 चरण होते हैं आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। बाजार का अर्थ क्या है? तो बाजार का अर्थ है क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच वस्तुओं का आदान लेन देन। नेक्स्ट देखते हैं, बाजार का अर्थ क्या है? तो बाजार का अर्थ है क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच वस्तुओं का लेन देन। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ है संपूर्ण क्षेत्र को अर्थशास्त्र में बाजार बोलते हैं। बाजार का क्रम सही में लगाना होता है। तो कैसे लगाते हैं? सबसे पहले आते हैं उत्पादक जो कि फसल लगाते हैं, ठीक। थोक विक्रेता फिर आते हैं जो कि इनसे लेके अपने पास रखते हैं और यहाँ से थोक विक्रेता वाले से खुदरा वाले खरीद लेते हैं और खुदरा वालों से उपभोक्ताओं तक पहुँचाई जाती है। ये होती है बाजार का सही क्रम। नेक्स्ट देखते हैं, उपभोक्ताओं के प्राथमिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो उपभोक्ताओं के प्राथमिक अधिकार है सूचना, चयन, सुनवाई, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता के प्राथमिक 4 अधिकार हैं और ये सारे हैं सूचना, चयन, सुरक्षा
सूचना, चयन, सुनवाई एवं सुरक्षा का अधिकार। ये चारों अधिकार उपभोक्ता के प्राथमिक अधिकार हैं। भारत में उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व में 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता के कर्तव्य है वस्तु का उचित चुनाव करना। उपभोक्ता का कर्तव्य है वस्तु का उचित चुनाव करना, उपभोक्ता सक्रियता, उपभोक्ता संगठन। और कौन सी धारा उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के की प्रक्रिया से संबंधित है? तो धारा संख्या 12। मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1954 में लागू हुआ था और 1954 में बना था और 1955 में लगा था। औषधि एवं मादक पदार्थ कब लागू हुआ था? औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम तो 1940 में लागू हुआ था। भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1939 को बना, लेकिन 1 जुलाई 1942 को लगा था। भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम ये बना और लागू हुआ, दोनों डेट इसलिए मेंशन किए हुए कि कई बार एग्जाम में क्या होता है ना कि या तो ये डेट दे देगा और पूछेगा कब लागू हुआ, और या फिर ये डेट दे देगा और पूछेगा कब बना। और कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर टफ करने के लिए ये दोनों डेट दे देगा और कब बना और लागू हुआ यहाँ मिस्टेक कर देता है। लोग यहाँ पढ़ते नहीं ध्यान से और मिस्टेक कर देते हैं। तो बना 39 में और लागू हुआ 42 में। नेक्स्ट देखते हैं। डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ? डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम 1970 में लागू हुआ था। आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम 1955 में लागू हुआ था और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है FPO चिन्ह किस पे लगाया जाता है? तो FPO चिन्ह संरक्षित फल, सूखे फल एवं सब्जी पर, संरक्षित सब्जियों पर, अचार, चटनी, मुरब्बा पर, फलों के रस पर, जैम एवं जेली पे, इन सब पे FPO मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 इंच कितने सेंटीमीटर का होता है? अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, खासकर लैब असिस्टेंट वालों के लिए भी है और हमारे TGT, PGT और LT में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के होते हैं? तो 2.4 सेंटीमीटर के। 12 इंच में कितना फीट होता है? तो 12 इंच 1 फीट का होता है। और 3 फीट में कितने यार्ड होते हैं? तो 1 यार्ड 3 फीट 1 यार्ड के बराबर होता है और यार्ड उनको यार्ड में ही मापते हैं। खेतों में मापने की इकाइयों में कौन कौन से आते हैं? खेतों में मापने की इकाइयों में कौन कौन से आते हैं? तो स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड एवं स्क्वायर माइल। सेंटीमीटर मात्रक है। सेंटीमीटर किसका है? सेंटीमीटर मात्रा का मात्रक है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ml होता है और भार मापने की इकाई है ग्राम, किलो, क्विंटल एवं टन। यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से देख लेते हैं। सेंटीमीटर मात्रा का मापक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ml होता है और भार मापने की इकाई है ग्राम, किलो, क्विंटल एवं टन। जिला मंच पर कितने की आवश्यकता दर्ज की जाती है? जिला और मंच पर, जिला मंच के अंदर हम कितने रुपए के हर्जाने के शिकायत कर सकते हैं? तो 20 लाख रुपए के अंदर तक की हर्जाने की शिकायत कर सकते हैं। राज्य आयोग पर कितने धनराशि तक शिकायत दर्ज की जा सकती है? तो राज्य आयोग तक 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से अंदर के ही दर्ज किए जा सकते हैं। और राष्ट्रीय आयोग पर कितने धनराशि तक शिकायत दर्ज की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आयोग तक 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि पर ही शिकायत दर्ज की जाती है।
नेक्स्ट है राज्य आयोग पर कितने धनराशि तक की शिकायत दर्ज की जाती है? तो 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के अंदर, और राष्ट्रीय आयोग पर 1 करोड़ से अधिक ऊपर होने पे ही राष्ट्रीय आयोग पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की अवधि होती है 1 माह के अंदर। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है। रेशमी कपड़ों को किस विधि से धोया जाता है? तो हल्के दबाव से धोया जाता है। रेशमी कपड़ों को हल्के दबाव से धोया जाता है। पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता होती है और रेशमी कपड़ों को हल्के दबाव से धोया जाता है। सब्जी एवं फलों को पकाने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो सब्जी एवं फलों को पकाने की क्रिया के लिए एंजाइम जिम्मेदार है। नेक्स्ट है एप्रन कप गुलबंद एवं कॉलर धोए जाते हैं तो किससे? तो ब्रश से धोए जाते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं में हार्ट अटैक की संभावना की स्थिति किस उम्र में बढ़ जाती है? तो 45 वर्ष के बाद की उम्र में बढ़ जाती है। निन का मुख्यालय कहाँ है? तो निन का मुख्यालय हैदराबाद में है। रेशमी और ऊनी कपड़ों को इस्त्री करने से पहले हल्का सुखाकर किया जाता है। रेशमी और ऊनी कपड़ों को इस्त्री करने से पहले हल्का सुखाकर फिर उस पर इस्त्री किया जाता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो अंगूर में प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन एवं विटामिन सी पाया जाता है। चूषण यंत्र द्वारा कपड़ों की धुलाई में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो 15 से 20 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट देखते हैं चूषण यंत्र द्वारा कपड़ों की धुलाई में सामान्यतः 15 से 20 मिनट का समय लगता है। कपड़ों पर इस्त्री करना चाहिए तो कपड़ों के तंतुओं की दिशा में करना चाहिए। मंडेल के कार्य सरलीकरण को तीन परिवर्तन वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। मंडेल के कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन में विभाजित किया जाता है। मैंने तीनों को इंक्लूड किया है और नंबर बाय नंबर किया है। तो इसमें पहला है हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन एवं उत्पादन में परिवर्तन। नेक्स्ट है क्रियाओं को कम करना, बाएं हाथ का उपयोग और गुरुत्वाकर्षण की सहायता से सब मुंडेल के किस परिवर्तन वर्ग का उदाहरण है? तो ये हाथ एवं पैर की गतियों में परिवर्तन का उदाहरण है। ये क्वेश्चन इसलिए लाया गया है ताकि आप समझ सकें कि इन क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्रियाओं को कम करना, बाएं हाथ का उपयोग और गुरुत्वाकर्षण की सहायता से मुंडेल के किस परिवर्तन के वर्ग का उदाहरण है? तो हाथ एवं पैर की गतियों का। खेल कूद के मैदान व पार्क है तो सार्वजनिक सुविधा है। यह संतुलन की वह अवस्था होती है जिसमें केंद्र के दोनों ओर समान दूरी पर समान भार तथा आकार का वस्तुओं से सज्जा की जाती है तो औपचारिक संतुलन। नेक्स्ट है 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। प्राथमिक रंग आप देख सकते हैं कौन सा है, लाल, पीला और नीला, और यहाँ द्वितीयक रंग पीला और लाल को मिला के नारंगी बनता है, लाल और नीला को मिला के बैंगनी बनता है और पीला और नीला को मिला के हरा बनता है। तो 2 प्राथमिक रंगों को मिला के हमें एक द्वितीयक रंग मिलता है। नेक्स्ट है जो लक्ष्य अल्पकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक चरण के रूप में रहते हैं कहलाते हैं तो मध्य अंत लक्ष्य कहलाते हैं। ये तीन होते हैं लक्ष्य, हमारे 3 होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य एवं अल्पकालीन लक्ष्य। तो ये मध्य अंत लक्ष्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है
यह मूल्य वातावरण के साथ समायोजन तथा उनके बीच अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है। तो कौन सा मूल्य वातावरण के साथ समायोजन तथा उनके बीच अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है? तो क्रियात्मक मूल्य। नेक्स्ट है, संवेगात्मक व्यवहार का विकास डैश की परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो संवेगात्मक व्यवहार का विकास एंडोक्राइन ग्लैंड की परिपक्वता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बाल विकास क्षेत्र में सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग गैशेल ने किया था। नेक्स्ट है कि एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर डैश समय में नियंत्रण पा लेता है। तो यहाँ पे चलने और दौड़ने के गतियों पे नियंत्रण पाना है तो वो 4 से 5 वर्ष में पा लेता है। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति में उसकी कैलोरी संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि से आधा के लिए लगभग कितने ग्राम ग्लाइकोजन की उपस्थिति रहती है? तो एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति में उसकी कैलोरी संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि से 1/2 के लिए लगभग कितने ग्राम ग्लाइकोजन की आवश्यकता होगी? तो 300 ग्राम ग्लाइकोजन की आवश्यकता होगी। शरीर में ग्लाइकोजन कितनी मात्रा में जमा रहते हैं? तो 550 ग्राम में जमा रहते हैं, जिसमें से 350 ग्राम मांसपेशियों में और यकृत में 200 ग्राम। और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। 550 ग्राम तो होते हैं ग्लाइकोजन शरीर में, लेकिन जब व्यक्ति में उसकी कैलोरी संबंधित आवश्यकताओं की दृष्टि से पूछ रहा है तो जी उसका आधा तो 300 हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल में कौन सा खनिज तत्व कम मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन व कैल्शियम। और कार्बोहाइड्रेट चावल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा पोषक जिसमें शरीर की आवश्यकताओं के अनुपात में भोज्य तत्व या पोषण की मात्रा एवं गुण प्राप्त नहीं होता, उसे अल्प पोषण या अपर्याप्त पोषण कहते हैं। मधुमेह, दीर्घकालीन अतिसार, तीव्र मासिक रक्तस्राव, मानसिक वेदना, चिंता एवं निराशा किस अवस्था में होती है? तो ये अल्प पोषण की स्थिति में होती है। नियासिन का निर्माण किस अमीनो अम्ल द्वारा किया जाता है? तो नियासिन का निर्माण ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल द्वारा किया जा सकता है। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होने पर निम्न रक्तचाप एवं हृदय के धड़कन में अनियमितता आती है? तो पैंथोथेनिक अम्ल, पैंथोथेनिक विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। इसके अनियमितता के कारण ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पे रक्तचाप एवं हृदय की धड़कन में अनियमितता आ जाती है। साइनोकोबालामिन, ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। कि कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो साइनोकोबालामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। थायमीन विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में क्वाशियोरकर, दस्त आदि समस्याएं देखी जाती हैं, किस विटामिन के होने पर होती है? तो ये फॉलिक एसिड की कमी होने पर होती है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। और मेरामस रोग प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। डैश रोग हो जाने पर हड्डियों में रक्त जमा हो जाने से सूजन आ जाती है एवं आंतरिक रक्तस्राव के कारण शरीर में नीले चकत्ते पड़ जाते हैं, तो वो होता है शिशुओं के स्कर्वी में। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, अंडाणु परिपक्व होते हैं। तो अंडाणु 28 दिनों में परिपक्व होते हैं
और शुक्राणु पाए जाते हैं, तो शुक्राणु वृषण में पाए जाते हैं। मानव जाति में कितने जोड़े क्रोमोसोम होता है, तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होता है। जब जाइगोट देश तो उसे एस्कॉर्पिक गर्भावस्था कहते हैं। तो जब जाइगोट डिंब वाहिनी नली में स्थापित होता है तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं, तो गर्भाशय में हजारों अंडे होते हैं। नेक्स्ट है, फैलोपियन नली को और क्या कहते हैं, तो फैलोपियन नली को अंडनली भी कहते हैं। अंडा उत्सर्जन की प्रक्रिया है, तो अंडे उत्सर्जन की प्रक्रिया है अंडे का निष्कासन। बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है, तो जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक के अंदर शिशुओं की मृत्यु होना। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए गेनुलोसा और थीका इटरना कोशिकाएं क्या बनाते हैं, तो कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं। नेक्स्ट है कि कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करती है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है। नेक्स्ट एवं लास्ट है, कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करती है, तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। एक रसोई कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है, तो रेफ्रिजरेटर व कुकिंग सरफेस के बीच। गृह विज्ञान विषय के अनुसार प्रत्येक मानवीय क्रिया को सफल बनाने के लिए आवश्यक है, तो कार्यक्रम नियोजन। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है, तो फीटस कहलाता है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।